सभी को नमस्कार। मैं आपका गाइड नंदू सिंह। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे राजनीति विज्ञान का, और राजनीति विज्ञान में हमारी टेस्ट क्विज चल रही थी। इससे पहले हमने राष्ट्रपति है, जो भारत का संविधान है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और भी जो अन्य संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर पहले टेस्ट लगाया, जो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। आज दोस्तों जो हमारा जो टेस्ट होगा, आज की हमारी जो टेस्ट की क्विज होगी वो देखिए प्रधानमंत्री के ऊपर होगी। आज हमारा जो टेस्ट है ये प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप पूरे वीडियो को देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं, ताकि आप दूसरों के साथ अपना मूल्यांकन भी कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके पास में एक बेल आइकन का चिन्ह बना हुआ है। उस बेल आइकन में जो आप प्रेस करेंगे तो लिखा रहेगा ऑल, उस ऑल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो उनके आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकें। इसके अलावा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर टेस्ट क्विज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ लिखी हुई है, उसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवालों की भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो टेस्ट है, प्रधानमंत्री से संबंधित सवाल। पहला ही सवाल, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में मंत्रिपरिषद। यानी संसदीय जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए यहाँ जो सवाल है ये वास्तविक प्रधान को लेकर के सवाल पूछा गया कि वास्तविक मुखिया कौन होता है संसदीय प्रणाली में। तो दोस्तों बताइए वास्तविक प्रधान कौन होता है संसदीय प्रणाली में, आप ये बताइए। देखिए आप वीडियो को पॉज करके और सोच करके आप हल करें, सही आप आंसर देने की कोशिश करें आप, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। साथ में कॉपी और पेन दोस्तों साथ में रखें, आप हल करते रहें कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। पूरे जो 20 सवाल हैं उनमें से कितने सवाल सही हो रहे हैं। आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है कंपटीशन एग्ज़ाम का वाईफाई समर्पण का, इससे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको ये। तो बताइए दोस्तों यहाँ सही आंसर क्या होगा? तो देखिए कार्यपालिका जो वास्तविक प्रधान होता है वह है प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, प्रधानमंत्री। देखिए यहीं पर सवाल ये ऐसे पूछा जाता कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का, यहाँ देखिए संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। सवाल यहाँ इस प्रकार से होता कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, तब यहाँ दोस्तों सवाल सही होता राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ संवैधानिक प्रमुख नहीं पूछा गया है, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वास्तविक प्रधान पूछा गया, तो यहाँ सही होगा प्रधानमंत्री सही होगा। इस सवाल का सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। सवाल संख्या दूसरा देखिए आप, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो देखिए क्या होगा। यदि राज्यसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री तो क्या होगा? देखिए ए, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता, बी, उसे 6 माह में लोकसभा सदस्य बनना होगा, सी, वह राज्यसभा में ही बोल सकता है,
डी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। तो बताइए यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, सही एग्जिट करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा, बताइए आप। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से सोच करके दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कितने सवाल सही हो रहे हैं आपके। और कॉपी पेन साथ में रखें दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखें, आप लिखते रहें कॉपी पेन से। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, आप लिखते रहें और वीडियो को पूरा सुने दोस्तों, ताकि ये प्रधानमंत्री से संबंधित पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप मेरे पूरे वीडियो को सुने, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बताइए यहाँ सही विकल्प क्या होगा। तो आइए हम हल करते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो दोस्तों वह अविश्वास की प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता। यह सही आंसर डी होगा, सही आंसर डी होगा यहाँ पे। यहाँ सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तीसरा सवाल देखिए, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर के पूछा गया। ए राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आर्टिकल ये 75 में उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर के। तो बताइए कौन नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। यहाँ ये सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप बताइए दोस्तों, सोचिए सवाल, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, सही होगा यहाँ पे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखना। यदि आर्टिकल 74 की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 74 में है, लेकिन 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर के है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए राष्ट्रपति के प्रति, बी राज्यसभा के प्रति, सी लोकसभा के प्रति, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती। देखिए यहाँ सवाल क्या है कि सामूहिक रूप से पूछा गया कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बताइए यहाँ सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए आप। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से पूछा गया, या व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सवाल इस प्रकार से है दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, शेयर करें आप, लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए दोस्तों ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ सी विकल्प सही होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी सही होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि दोस्तों यही सवाल ऐसे पूछा जाता कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सवाल ये आता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे में दोस्तों राष्ट्रपति हो जाता। यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता तो राष्ट्रपति होता, लेकिन सामूहिक रूप से पूछा गया तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, सी।
अगला सवाल, पांचवा सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा ये उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार ये सवाल पूछा गया, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये मोस्ट सवाल है। क्या है सवाल कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यानी मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। ये किस 75 देखिए 15% से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं हो सकती, ये किस संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया, सवाल ये पूछा गया है। देखिए ए में 84वां संविधान संशोधन, बी में 91वां संशोधन, सी में 86वां संशोधन, डी में 93वां संशोधन। तो बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया है कि राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। केंद्र में बात करें तो प्रधानमंत्री सहित, राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री सहित। तो बताइए ये कौन सा संविधान संशोधन था। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। बताइए आप दोस्तों ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई है। तो आइए हम यहाँ हल करते हैं दोस्तों इसी सवाल को। देखिए यदि हम बात करें तो ये 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ये जो संविधान संशोधन था दोस्तों ये 91वां संविधान संशोधन था। 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया है कि राज्य में विधानसभा व केंद्र की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे राजस्थान में दोस्तों 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 के 15% कितने होते हैं, 30। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते राजस्थान में। तो ये अति महत्वपूर्ण सवाल था। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर या मृत्यु होने पर क्या स्थिति होगी। देखिए यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दें या किसी कारण से दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। देखिए ए में मंत्रिपरिषद भंग होगी, बी में लोकसभा भंग होगी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा। यदि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर या मृत्यु होने पर क्या होगा, बताइए आप सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। देखिए बताइए आप, यहाँ सोचिए ज़रा कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसे सवाल बने हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा हो जाए तो दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं लोकसभा भंग नहीं होगी, ठीक है। यह सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद भंग होगी। ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों लोकसभा भंग नहीं होगी। लोकसभा भंग होने का मतलब है फिर से चुनाव होना, तो मंत्रिपरिषद भंग होगी क्योंकि जितने भी मंत्री बने हुए हैं वह सभी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही बने हुए हैं और वह त्यागपत्र दे देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग होती है, लोकसभा भंग नहीं होती। यहाँ सही आंसर ए होगा। सवाल संख्या दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था। देखिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद समझौते में जो वहाँ मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों बार
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? ए. मोरारजी देसाई, बी. चंद्रशेखर, सी. गुलजारीलाल नंदा, डी में चरण सिंह। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल। देखिए 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने ये। तो आइए हम हल करते हैं 7वां सवाल कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तब गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है 1966 में, तो उसके बाद में भी गुलजारीलाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा दोस्तों। सवाल संख्या 8वां देखिए। एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में अपने कार्यकाल के दौरान शामिल नहीं हुए। देखिए ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे? ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी में चरण सिंह, सी में राजीव गांधी और डी में SD देवगौड़ा। बताइए आप कि जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया, संसद में गए नहीं तो इस संसद के किसी अधिवेशन में अपने कार्यकाल के दौरान शामिल नहीं हुए, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल 8वां सवाल इम्पोर्टेंट सवाल भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे सभी सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं दोस्तों कि जो संसद के किसी अधिवेशन में अपने कार्यकाल के दौरान नहीं उपस्थित हुए हैं, शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे यदि हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह होगा। यहाँ बी विकल्प सही होगा दोस्तों, बी विकल्प। चरण सिंह ने एक बार भी लोकसभा का सामना भी नहीं किया, संसद में कभी नहीं गए हैं ये, तो यहाँ चरण सिंह होगा, बी विकल्प सही होगा। 9वां सवाल। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया। देखिए लाल किले पर झंडा नहीं फहराया, उनका मतलब उनके कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त नहीं आ पाई थी। तो ऐसे कौन थे प्रधानमंत्री? ए देखिए चंद्रशेखर, बी में VP सिंह, सी में PV नरसिम्हा राव, डी में चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने लाल किले पर ध्वज नहीं फहराया, 15 अगस्त उनके समय नहीं आई थी, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान नहीं आई। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? उक्त चारों में से आप बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे। ये सवाल भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका, जैसे हमने अभी चौधरी चरण सिंह की बात की, वही सवाल ये दोनों सवाल बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो लाल किले पर ध्वज नहीं फहराया, यहाँ सही विकल्प होगा दोस्तों ए, चंद्रशेखर होगा। और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री बने थे, ये बिना मंत्री पद लिए लंबे समय संसद सदस्य रहे और सीधे प्रधानमंत्री बने थे। युवा तुर्क के नाम से ये लोकप्रिय रहे हैं। सवाल संख्या 10। किस प्रधानमंत्री के समय ताशकंद समझौता हुआ था? देखिए ताशकंद समझौता को लेकर के सवाल पूछा जाता है अक्सर। यह ताशकंद समझौते की बात की गई है, तो किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था ताशकंद समझौता? ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में इंदिरा गांधी, डी में मोरारजी देसाई। बताइए दोस्तों। देखिए ताशकंद समझौता जो अति महत्वपूर्ण समझौता था, और ये भारत और पाकिस्तान के जो मध्य युद्ध विराम जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध विराम स्थिति के लिए ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की ये राजधानी है। तो बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा? तो आइए हम हल करते हैं ताशकंद समझौते को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ जो ताशकंद जो समझौता हुआ था, ये लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री थे, ये ताशकंद समझौता हुआ था। और वहीं जो इनकी ताशकंद समझौते के तहत वहाँ बाद में उनकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो जाती है, और ये 1966 में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, ताशकंद समझौता और एक है शिमला समझौता। शिमला समझौता का सवाल भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है। शिमला समझौता
कब हुआ था, ये सवाल आता है। 1972 में हुआ था। 1972, ध्यान रखना दोस्तों। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति सामान्यतः किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सवाल क्या है कि राष्ट्रपति सामान्यतः किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, किसको करता है। देखिए, ए में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बी में राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, सी में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा। 11वें के सवाल की बात कर रहे हैं हम कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है ये कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति को लेकर के यहाँ सवाल है। ए में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बी में राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, सी सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा इस 11वें सवाल का। तो आइए हम दोस्तों हल करते हैं कि राष्ट्रपति सामान्यतः किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखिए यहाँ सही जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए सही होगा कि लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता है, जिनको बहुमत मिला है, सर्वाधिक जो सीटें लेकर के आए हैं, ऐसे लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो यहाँ सही आंसर ए होगा। देखिए राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले एक लोकसभा सदस्य, यह कोई मतलब नहीं इसका, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ए होगा दोस्तों, ए सही होगा। सवाल संख्या 12वां देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा गया है। ए में 6 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक। तो सही उत्तर क्या होगा 12वें सवाल का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा गया है, कितने समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है अपने पद पर। सवाल काफ़ी इजी सवाल है, सरल है काफ़ी। देखिए प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह सामान्यतः 5 वर्ष या फिर लोकसभा में विश्वास तक या बहुमत प्राप्त रहने तक होता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों डी सही होगा, डी ये सही होगा यहाँ पर। सवाल संख्या देखिए दोस्तों 13वें की हम बात करें। देखिए भारत में प्रधानमंत्री कैसे होते हैं। ए में चयनित होते हैं, बी में मनोनीत होते हैं, सी में नियुक्त होते हैं, डी निर्वाचित होते हैं। तो बताइए कि भारत में प्रधानमंत्री कैसे बनता है। प्रधानमंत्री के लेकर के सवाल है कि चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो बताइए दोस्तों यहाँ भारत में प्रधानमंत्री किसको जो बनाते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनाते हैं, क्या है उनकी चयन को लेकर के क्या बात। तो बताइए आप, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के सवाल है। ये सवाल काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि यहाँ जो शब्द है काफ़ी जो समानता लिए हुए हैं उनमें सूक्ष्म अंतर है। तो बताइए भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के सवाल। देखिए आइए हम हल करते हैं दोस्तों। हल करें तो यहाँ भारत में प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, सी सही होगा। देखिए निर्वाचित होने का मतलब तो हुआ कि प्रधानमंत्री को वोट देना सीधा, जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है जैसे राष्ट्रपति को लेकर के। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता। मनोनीत का मतलब होता है सीधा बिना चुनाव के, या जिन्होंने कोई भी किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई चुनाव नहीं लड़ा, जो सीधा मनोनीत कर सकते हैं। और चयन का मतलब भी यहाँ दोस्तों नहीं होगा। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और सांसद के रूप में चुनाव जीत करके जाता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी सही होगा यहाँ पे।
सवाल संख्या देखिए आप 14। प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? बताइए आप कि प्रधानमंत्री है, अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा सभापति। बताइए कि प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? देखिए प्रधानमंत्री की जो शपथ को लेकर के यहाँ सवाल पूछा गया, सरल है काफ़ी सवाल। तो आइए हम हल करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने पद और गोपनीयता की, देखिए यहाँ दो प्रकार के शपथ लेता है, अपने पद, दूसरी शपथ गोपनीयता को लेकर के। तो यह दोस्तों किसके समक्ष लेता है? यह राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। यहाँ सी सही होगा, सी विकल्प सही होगा। सवाल संख्या 15 देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? ए में 3 बार, बी में 1 बार, सी में 2 बार, डी में 4 बार। बताइए आप। अटल बिहारी वाजपेयी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, तो इन्होंने कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? आइए हम यहाँ हल करते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो शपथ को लेकर के सवाल है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 3 बार। तो यहाँ सवाल ए सही होगा। दूसरा सवाल देखिए 16वां, मंत्रिमंडल में होते हैं। देखिए ये कैबिनेट को लेकर के सवाल पूछा गया कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं। देखिए ए में केवल कैबिनेट मंत्री, बी में मंत्री व राज्य मंत्री, सी में मंत्रिपरिषद, डी में कैबिनेट व राज्य मंत्री। बताइए कि मंत्रिमंडल में होते हैं, यानी मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, कौन कौन से मंत्री होते हैं कैबिनेट में, तो बताइए यहाँ पे। देखिए सवाल मंत्रिमंडल को लेकर के हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कैबिनेट भी कह सकते हैं। इसमें किस प्रकार के मंत्री आते हैं? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए मंत्रिमंडल में दोस्तों जो हम बात करें तो केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं, मंत्री व राज्य मंत्री भी नहीं आते, मंत्रिपरिषद भी नहीं आती, कैबिनेट व राज्य मंत्री भी नहीं आते। तो यहाँ जो सही आंसर की हम बात करें तो ए सही होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद में हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, चाहे राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो। लेकिन कैबिनेट मंत्री तो केवल और केवल मंत्रिमंडल में ही आते हैं, और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री करता है। सवाल अगला देखिए, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? यदि किसी को प्रधानमंत्री बनना हो तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? ए में न्यूनतम 30 वर्ष, बी में न्यूनतम 35 वर्ष, सी में न्यूनतम 40 वर्ष, डी में न्यूनतम 25 वर्ष। बताइए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने हेतु व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? वीडियो को पॉज करके आप सवाल हल कीजिए और वीडियो को पूरा सुने दोस्तों। ये आपके पूरा चैप्टर क्लियर होगा। साथ में किस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपका जो कन्फ्यूजन है ये भी दूर होगा आपका। वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताएं कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र चाहिए दोस्तों। देखिए एक सांसद होता है, एक एमपी होता है, उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा का सदस्य मान लो कोई प्रधानमंत्री है, बन सकता है लोकसभा का सदस्य, तो 25 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए। अगला सवाल, कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सदन का कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? देखिए सवाल क्या है, यदि कोई व्यक्ति है सदन का सदस्य नहीं है, अब बिना सदन के सदस्य रहे कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? ए में 30 दिन,
बी में 2 माह, सी में 6 माह, डी में 3 माह। काफ़ी सरल सवाल है ये। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य भी मंत्री बन सकता है। ऐसे राज्य में बिना विधानसभा सदस्य रहे भी मंत्री बन सकता है, लेकिन वह कितने समय तक रह सकता है या कितने समय में उसे चुनाव जीतना होगा ये मंत्री बने रहने के लिए। तो आइए हम हल करते हैं दोस्तों। यहाँ जो सही आंसर होगा सी सही होगा। 6 माह तक, वो 6 माह तक रह सकता है और उसे मंत्री पद पर आगे लंबे समय तक बने रहना है, तो 6 माह में ही उसे कहीं से चुनाव जीतना होगा दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर सी होगा। सवाल संख्या देखिए 19वां। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। देखिए यहाँ सवाल को समझिए आप कि 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे। ए में वल्लभ भाई पटेल, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में राधा कृष्णन। बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे। यहाँ सवाल ये पूछा गया है। यहाँ पे देखिए उस समय उनको जो शपथ दिलाई थी, वेवल ने शपथ दिलाई थी, तो ऐसे कौन बने थे। यहाँ देखिए सवाल काफ़ी इजी है, लेकिन सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछा गया है यहाँ पे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। सी विकल्प सही होगा यहाँ पे। सवाल संख्या 20वां देखिए दोस्तों। 20वां क्या सवाल है दोस्तों। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सवाल क्या है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सवाल ये पूछा गया। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। बताइए। ए में निवर्तमान प्रधानमंत्री को पुनः, बी में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, सी में लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सही आंसर क्या होगा इसका। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा, किसे प्रधानमंत्री बनाएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। बताइए आप सही आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को वाईफाई समर्पण को, तो दोस्तों ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो यहाँ सी सही होगा, और उसे 1 महीने में उससे जो प्रधानमंत्री बने हैं 1 महीने में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो यहाँ सी आंसर सही होगा। सी आंसर सही होगा, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को। तो ये दोस्तों अपनी सीरीज़ थी। तो हमारे से जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।